नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट लर्नर प्रभात आपका स्वागत करता है। आज की स्टॉक लर्निंग में हम जानेंगे एक कंपनी, जो कंपनी का नाम थोड़ा सा अजीबो-गरीब लगेगा, लेकिन शायद वो इंटरनेशनल लेवल की कंपनी है। सिनकॉम्स फॉर्मुलेशंस इंडिया लिमिटेड कंपनी का नाम है। ये कह सकते हैं कि शायद लगता है कि कोई फॉरेन कंपनी की सब्सिडरी कंपनी इंडिया में चल रही, जो कि बीएसई एनएसई दोनों जगह पर लिस्टेड है। अब यहाँ पे देखने को मिली छोटी सी प्राइस में करीब करीब 4 रुपये के आस 4% की गिरावट दर्ज किया। आखिर क्या हुआ यहाँ पे गिरावट के पीछे के कारण? और इसमें केवल गिरावट ये नहीं था कि अभी रिसेंटली गिरावट हो रही थी, स्टॉक अपने पिक पे था। और पिक पे जब भी होता है कोई भी कंपनी, तो अपनी पिक पे होने के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग तो ऑब्वियसली चलती ही चलती है। इसीलिए यहाँ पे अक्सर देखा जाता है कि मार्केट ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए। मार्केट ट्रेंड वेव क्या कहता है, आइए जानने के प्रयास करेंगे कंपनी को लेकर के एक एक स्टेप। आखिर कंपनी क्या करती है, क्या क्या पोटेंशियल है मार्केट को लेकर के, क्या किस सेक्टर की कंपनी है और क्या ग्रोथ लेवल यहाँ पे दर्शाती है। तो सिनकॉम्स फॉर्मुलेशन से समझ में यह आती है, जो कंपनी फार्मास्यूटिकल की कंपनी है, ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनी है, डेट इज मैन्युफैक्चर्ड इन द मार्केट्स द बोर्ड रेंज, द ब्रॉड रेंज ऑफ द हेल्थ केयर प्रोडक्ट को लेकर कहती है। और यहाँ पे देखा गया कंपनी 1995 में बनी थी इंडिया के अंदर, बाकी तो विदेश में कब बनी ये तो नहीं कह सकते। अब चलिए समझने के प्रयास करेंगे कंपनी को लेकर के, जहाँ कंपनी का बुक वैल्यू इतना छोटा 3 रुपया, इंट्रेंसिक वैल्यू करीब 4 रुपये के आसपास, 5 के आसपास, और फिलहाल ये प्राइस टू बुक वैल्यू कितना पता है, 8 गुने के आसपास टच करने वाली है। जबकि हायर टू हायर सब कंपनी का 28 रुपये के आसपास गया था, लोअर साइड 7 रुपया 25 पैसे के आसपास है। जो लोअर है ना वो भी बुक वैल्यू से तगड़ी है। चलिए जानने के प्रयास करेंगे इस कंपनी को लेकर के क्या कहती नजर आती है। आज इसके वेबसाइट्स पे चलते हैं और समझने की प्रयास करते हैं। डोमेस्टिक में हम चलते हैं। डोमेस्टिक में इनके पास क्या कहते हैं, फूड्स टू बी द मेडिसिन हिपोक्रेट्स की बात कर रही है, जहाँ पे इनका ये क्रेटस करके इनकी कुछ ब्रांड्स हैं जो ओपन होती है डोमेस्टिक के अंदर। प्रोडक्टिविटी की बात करें तो कहते हैं कि क्रैक्टस लाइफ केयर और क्रैटस इवोल्व्स, क्रैटस राइट न्यूट्रिशन की बात कर रही है। इसके अलावा देखा इनके ब्रांड्स हैं, क्रैटस लाइफ केयर, क्रैटस इवोल्व्स, ये सब ब्रांड्स की नाम उन्होंने बताई है। आखिर वहाँ पे था क्या? तो इंटरनेशनल के लेवल पे करूँ तो वहाँ पे देखने को मिलती है, यदि हम क्लिक टू इंटरनेशनल लेवल पे चलते हैं तो इसके बारे में कुछ कहता है हाँ। इनकी वेबसाइट्स, मेन वेबसाइट्स खुलती है जहाँ की कंपनी है, उसकी उसकी लेवल का लेकर के इनकी कहती है कि प्रोडक्टिविटी में क्या करती है। तो कहती है जो डोजेज फॉर्म्स हैं इनके पास और थेरापिक्स फॉर्म्स हैं, और इसके अलावा कहती है कि फैसिलिटी में टेबलेट एंड द कैप्सूल्स भी कामकाज करते हैं, लिक्विड और जो ओरल्स एंड द ड्राइज जो सिरप्स होती है उस पर कंपनी का कामकाज है। इंजेक्शन को लेकर के और ये सब चीज़ों को पता है ना, मार्केट में जो फार्मास्यूटिकल की प्रोडक्ट है वो मार्केट में हमेशा चलती ही रहती है, उसमें कभी कमी तो आने वाली है नहीं। फिलहाल यहाँ पे देखा जाए जो बाकी जो पूरे के पूरे इंडस्ट्रियल की दुकानें हैं वहाँ पे 36 लोगों की भीड़ है। तो यहाँ पे भीड़ कितना ज़्यादा है पता है, 82 लोगों की भीड़ है, जिसकी वजह से ये जो प्राइस है, छोटा सा प्राइस लगातार बढ़ती नजर आती है, जिसकी वजह से मार्केट कैप करीब 250 करोड़ को क्रॉस कर चुकी है। अब आते हैं यहाँ पे भीड़ के पीछे क्या कारण हो सकता है। क्या कंपनी अच्छी खासी कमा के दे रही है, कि क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, या आगे की पोटेंशियल्स काफ़ी ज़्यादा है जो कि इनके लिए कामकाज कर सकती है। देखिए सेक्टर तो वैसे अच्छी है क्योंकि फार्मास्यूटिकल के सेक्टर अच्छी है, मार्केट कैप बड़ी है, तो मतलब कंपनी इज द ग्रोइंग्स कैटेगरी में निकल के आती है। अब आती है इसको लेकर ईपीएस कहता है केवल 29 पे, 0.029 का, अर्थात समझ में आई जो ये करीब करीब 29% की अर्निंग करती है अपने फेस वैल्यू से, जबकि डेट टू इक्विटी के बारे में कहते हैं कि 0.25 का, करंट रेशो कहता है 2.76। इसके अलावा देखा है तो आरओसी कहती है 10% का, आरओई कहती है करीब 7% के आसपास। डिविडेंड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। प्रमोटर्स होल्डिंग करती है करीब 50% के आसपास की, जो कि टोटल नंबर ऑफ शेयर 94 करोड़ का आंकड़ा देता है। अब देखिए मैं आंकड़ों की बात इसलिए करता हूँ क्योंकि यहाँ ऐसे फिगर्स हैं जो कुछ पार्ट तो प्रॉफिट एंड लॉस से होता है। प्रॉफिट लॉस एक हमेशा क्या है, एक दिखावा वाली बात होती है। इसके अलावा इनको समझने के लिए हमारे पास एक ही फॉर्मूला पर हम काम करते हैं जिसको नाम है R2R। हम रिस्क टू रिटर्न
रिस्क टू रिकंसलेशन पे चर्चा करेंगे, जिसको आपस में रिकंसाइल करके देखेंगे जो क्या इनके जो पोटेंशियल मार्केट की ग्रोथ लेवल है, क्या चार्ट लेवल की ग्रोथ लेवल से कंपेयर कर पाती है या नहीं कर पाती, या क्या उससे कई गुणों की रफ्तार से आगे तो नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि कुछ तो आंकड़ा देगा। फिलहाल यहाँ पे एक साल के डेटा की चर्चा करें तो पहले एक साल में कंपनी की चार्ट में ये कहता है जो सेम प्राइस के आसपास बहुत दिनों तक स्टॉक ने क्या किया, अपनी सेम प्राइस पे आसपास रहा। मतलब कह सकते हैं ये पुराना या तो ब्रेकआउट को तोड़ रहा है, पुराने रिकॉर्ड को तोड़ने में लगा है, या फिर नई हाई को बनाने में इनकी एकजुटता नजर आती है, जहाँ पे वॉल्यूम में जो वॉल्यूम नहीं था वहाँ पे वॉल्यूम अब जाके इंक्रीज होती नजर आती है, चाहे इस पोजीशन में और इस वॉल्यूम। कहने का मतलब है मार्केट में इंटरेस्ट जागना, जिनके पोर्टफोलियो में है वो अपने पोर्टफोलियो को सेटअप करना चाहते हैं, और कोई खरीदना कोई बेचना चाहता है। इसके लिए गोल्डन रूल की तरफ हम चलेंगे, जो लास्ट में हम आपके साथ रखने का प्रयास। जितने भी हमने यहाँ पे समरी डेटा को देखा है, इस समरी डेटा के पीछे हम समझेंगे इसका कंप्लीट क्या कहता है एडे एक्सपेक्ट को लेकर के। तो चलिए आइए जानने की प्रयास करते हैं। दोस्तों मैं कोई ट्रेडर्स नहीं हूँ, ना कोई एडवाइजर्स हूँ किसी स्टॉक को लेकर के, ओनली एज ए लर्नर मार्केट के लिए। और मेरा वीडियो यदि अच्छा लग रहा हो तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और प्रमोट करना चाहते हैं इसी तरह के वीडियो को आप ज्वाइन बटन भी क्लिक कर सकते हैं, जिससे हम बेटर लर्निंग, अवेयरनेस और एजुकेशन की बात आपके सामने लेके आते रहे। आइए जानने के प्रयास करते हैं पीयर्स में, जहाँ पे पीयर्स में टोरेंट फार्मा, अजंता फार्मा, रिलायंस फार्मा, एरिस जैसे कंपनी शामिल है। उनमें यहाँ भी देखा गया कि इनकी जो भीड़ है अभी उतना ज़्यादा नहीं है जैसे शिल्पा मेडिसिन मेडिकेयर से में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, और 212 लोगों की 212 गुन्नी की भीड़ है। उसका यदि पी देखे हैं किसके लेवल पे, उनकी अर्निंग के बेसिस पे, आखिर कुछ तो पोटेंशियल होगी, जबकि यहाँ भी कम नहीं है, नियरली 82 के आसपास आता है। मतलब पूरे पूरे लिस्ट में देखा है तो सेकंड नंबर पे इन्हीं का नाम आता है, जो कि छोटा सा स्टॉक है। क्या यह मल्टी बैगर साबित हो रहा है या आने वाले समय में साबित हो सकता है, उसकी भी हम समझने का प्रयास करें। चलिए कंसोलिडेटेड डेटा इसके बारे में कहता है कि शेयर्स को लेकर कहती है, जो सेल्स को लेकर के ये कंपनी जून तो जून में क्या करती है, ग्रो लेवल बनाती है, पिछले पीरियड से ग्रो लेवल बनाती है। केवल इतना ही नहीं, हम पूरे के पूरे ट्रैक रिकॉर्ड को चेक करके देखें तो इनका भी क्या बनती है, एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल यहाँ पे देखने को मिलता है कि आखिर इससे ज़्यादा तो गिरता नहीं है। परसेंटेज कितना परसेंट की अप डाउन हुआ है पूरे पूरे बिजनेस मॉडल के अंदर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को लेकर देखा है तो ये कहते हैं 10 से 11% के आसपास रही। नियरली देखा है तो करीब 3% तक भी गई थी लोडअप करके, लेकिन ऑन एवरेज देखेंगे तो शायद लगेगा कि 10% के आसपास टिकी पड़ी हुई है। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो चाहे उसको देखें तो जून टू जून के डेटा को देखें तो ये कहती है यहाँ पे अच्छी खासी जंप थी परसेंटेज को लेकर के, लेकिन क्या था, क्या इनको टॉप ऑफ द क्वार्टरली का अवार्ड मिलता है, तो कहती है ऑब्वियसली मिलना चाहिए, क्योंकि इससे पहले इस तरह के अवार्ड कंपनी को कभी इन्होंने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नहीं किया। मतलब समझ में एक बात आई, जो कंपनी अभी 87 करोड़ के आसपास जो रिवेन्यू जनरेट कर रही है उसी लेवल पे अपनी प्रॉफिट भी बुक करती है, जिसके एक इनक्रेडिबल्स देखने को बनती है। इसकी परसेंटेज वाइज देखा जाए तो परसेंटेज वाइज कहती है जो कंपनी को लेकर के क्या हुआ, रेवेन्यू कहती है करीब 45% जंप करती है, और बाकी सारी चीज़ों में नियरली अवार्ड देखा है तो ईटा तक में करीब करीब 60% की उछाल देखने को बनती है। अब आते हैं अगले पड़ाव पे, ईयर एंड ईयर बेसिस पे, उसमें भी हम समझने का प्रयास करेंगे क्या कहना चाहता है। देखिए ईयर एंड ईयर बेसिस में हमें समझ में ये आई, जो कंपनी का जो ट्रेंड बना है वो ट्रेंड ये कहता है जो लगातार क्या ग्रोइंग्स लेवल पे है। देखिए मैं यदि आकलन करके देखूं तो 115 करोड़ से स्टार्ट होकर आज 263 करोड़ के आसपास है, जो कि पिछले लगातार पीरियड को देखा जाए तो लगातार क्या कहती है, इंक्रीज करती है। 151, 173, 100 की लगातार जंप है, सिलसिला लगातार बढ़ा है। जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो हम 10% के आसपास कर रहे थे, नियर अबाउट 9% के आसपास फिक्स देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट देखने को मिला करीब करीब 29 करोड़ के आसपास लास्ट 12 महीने का, उससे पहले 25 करोड़ के आसपास बनाया था कंपनी ने, जो कि कह सकते हैं इसको टॉप ऑफ द ईयर का अवार्ड इनको मिल सकता है इसके लेवल पे। मतलब अवार्ड मिला भी होगा किसको लेवल के, अपनी कंपनी अपने मैनेजमेंट के लेवल पे मिला हो, चाहे सेल्स को लेकर के हो या प्रॉफिट बुकिंग को। अब यहाँ पे मैं एक बात को रखूँ आपके सामने, जो प्रॉफिट एक वो वैल्यू है जो कि एक क्या हुआ है, एक बुक्ड की हुई वैल्यू है। इसीलिए हमें क्या जानना जरूरी है, R2R को, और R2R के लिए हमें दूसरे फिगर चाहिए जिसका नाम है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की तरफ चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं क्या कहना चाहता है बैलेंस शीट। देखिए बैलेंस शीट में हमारी सबसे बड़ी नज़र जाती है बोरोइंग्स को लेकर के।
आखिर बोरंग्स इसके बारे में क्या कहता है? तो बोरंग्स के बारे में देखा जाए तो कहती है करीब 72% के 72 करोड़ के आसपास, जो कि पिछले पीरियड से गिरावट में है। अब यहाँ पे फिक्स एसेट लगातार बढ़ा है, कोई कमी नहीं था। इन्वेस्टमेंट लगातार क्या हो रही है, थोड़ा सा इंक्रीज ही करती है, लेकिन करती नजर आती है। जबकि यदि ईयर और ईयर बेसिस पर रिवेन्यू सोर्स में देखा जाए तो ये कहती है कि यहाँ पे लगातार क्या था, सिलसिला क्या था, लगातार बढ़ती ही नजर आई थी। और यहाँ पे दूसरा तरफ देखें, खास करके उन पार्टों को जहाँ पे हम ध्यान देने वाली बातें हो, जहाँ पे हम कहते हैं कि उधार सेल्स क्या है मार्केट में, तो कहते हैं 103 करोड़ का। आखिर 103 करोड़ का जो उधार सेल्स है, इसके प्रति क्या है, इसकी डेटर्स की डे क्या कहता है, डेटर्स का कंडीशन क्या है, जहाँ पे इनकी रिवेन्यू जनरेट, जहाँ से इनका पैसा आता है, ऑडिट कितना दिन का बनता है। इन सभी बातों को देखें तो एक ही नज़र आती है हमारी, जो कहते हैं कि 143 दिन में पैसा देता है, जो इनके लिए क्या कहता है, एक डी का संकेत देता है। अर्थात इनके लिए एक कहते हैं ना, कुछ चीज़ें स्ट्रॉन्ग पोजिशन में है, कुछ वीक पोजिशन में, तो ऐसे वीक पोजिशन वाली सिचुएशन ये कहती है। इनके पास क्या है, वे वीकनेस की बात कर रहे हैं। जब वीकनेस की बात करें तो 103 करोड़ के आसपास के डेटा को देखें तो हमारी समझ में ये आई कि कितना है, 263 करोड़ था। नंबर को देखिए, 263, कितना था, 103, और तीसरा नंबर हमारे पास है 25 का। अब इसके हिसाब से देखिए, इसके हिसाब से ये देखिए कितना करता है, जबकि अदर सोर्स ऑफ इनकम भी करीब करीब 14 करोड़ के आसपास रहा है। तो सोचने वाली बात है, नेट प्रॉफिट मार्जिन को देखें तो कितना कहता है, इसके अलावा देखा जाए इसके हिसाब से ये क्या कितना परसेंटेज बनता है, और इसके हिसाब से ये परसेंटेज कितना बनता है। इन तीनों आंकड़ों के आप नंबर देखेंगे तो शायद लगेगा अच्छा ये तो यहाँ से करीब करीब इतना परसेंटेज जंप करती है, और इसलिए 400% के आसपास की क्या करती है, जंप करती है। एक नज़र हम अपनी सामने इसको कैलकुलेट भी कर लेते हैं, एग्जैक्टली हमारे सामने डेटा भी शामिल हो जाए। और ये कहता है कि 103 करोड़ था इनका मार्केट की फंड जो डेटर पड़ा हुआ था, और इसके हिसाब से कहती है कि 25 करोड़ के आसपास इनका मार्केट में उन्होंने प्रॉफिट बुक किया। तो कहते हैं 412% के आसपास इनकी ये बनी हुई है। यहाँ पे क्या कहती है, यहाँ पे हमारी समझ में ये आई, तो यहाँ पे रिस्क कहता है 412% का, इसके हिसाब से। ये समझने वाली बात है। यदि मार्केट में थोड़ा बहुत ऐसे करता है तो इनमें तो ऐसा क्या होगा, इनकी फिर वही बात कहती है जो कि वीकनेस को दिखाता है। आइए, क्योंकि वीकनेस पॉइंट क्या समझ में आया, पहला तो था डेटर्स डे को लेकर के, दूसरा था इनको प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पे डेटर को लेकर के, तो ये कुछ आंकड़ा था। अब देखिए इसको बैलेंस शीट की तरफ हम एक कंक्लूजन तरफ चले तो बैलेंस शीट के बारे में हमें यही समझ में आती है, तो शॉर्ट टर्म और कैश के अंदर करीब 85% की जंप करती है। नेक्स्ट ये देखा गया कि एसेट्स तो बढ़ती है लेकिन लायबिलिटी में नहीं बढ़ती, मतलब ये इनके लिए क्या है, एक बड़ी बिग कहते हैं बिग बिग पोजीशन की बात कर रही है, जो कि आपने में लायबिलिटी को नहीं बढ़ाया, लायबिलिटी को लगातार अपनी खत्म किया। अब आते हैं इसको समझते हुए तो क्या कहना चाहता है। यहाँ पे हमने देखा कि इसका वॉल्यूम को एक साल में क्या क्या हाल चाल था, यहाँ पे वॉल्यूम की विश्लेषण क्या था, सेंटिमेंटल इसके बारे में कहती है न्यूज़पेपर पब्लिकेशन, और एजीएम की बात शायद मोस्टली अभी सारी कंपनी एजीएम की बात ही करती नजर आएगी। उन्होंने कहा कि 30 इसका कितना 36 साल कंपनी का हो चुका है, और 36वां एनुअल जनरल मीटिंग कंपनी करने से आ रही है। इसके अलावा की बात करूँ तो कंपनी अपने निवेशकों को करीब डिविडेंड भी देती है, दिया करती थी, लेकिन फिलहाल 23-24 में कोई भी डिविडेंड के पार्ट नहीं है। मतलब कुछ मैंडेटरी तो है नहीं, कंपनी मन चाहे तो देगी, नहीं चाहे तो नहीं देगी, उसमें क्या करना है। अब आते हैं देखिए इसकी कुछ रिकॉर्डेड डेटा को लेकर। रिकॉर्डेड डेटा इसके बारे में ये कहता है, तो यहाँ पे देखा गया इसको लेकर के, जो कंपाउंडेड सेल्स में क्या था, ग्रो लेवल था, नहीं था। प्रॉफिट में ग्रो लेवल नहीं था, लेकिन लास्ट 12 महीने में अच्छी खासी बनाई। लेकिन इन दोनों की नहीं होने के बावजूद भी ये बड़ी उछाल से चलती है, मतलब ये मार्केट अलग दिशा से चलती है, ये मार्केट अलग दिशा से चलती है। लेकिन इन सबके पीछे यहाँ तो ये डेटा नहीं कहती है, लेकिन हमने किसके अंदर देखा, ट्रेंड क्या देखा था, ट्रेंड देखा जो इनका सेल्स को लेकर के लगातार ट्रेंडिंग एक हायर टू हायर ट्रेंडिंग पर चल रहा था, मतलब कारोबार इनकी बढ़ती है। भले ऑपरेटिंग प्रॉफिट में थोड़ा सा कमी है, तब भी 10% से ज़्यादा की आंकड़ा देता है, नेट प्रॉफिट थोड़ा सा कम आंकड़ा देता है, तो ये इसके हिसाब से देखा जा सकता है। आते निवेशक को लेकर के, आखिर निवेशक क्या सोचते हैं, जिन निवेशक की तादाद करीब करीब 3.5 लाख से ज़्यादा है इस कंपनी में अपनी निवेश को लेकर। आखिर देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ी बात में कोई बल्क डील को लेकर देखता हूँ। आखिर बल्क डील कोई बड़ी पार्टी तो नहीं कर रही है, या इनके प्रमोटर्स तो नहीं कर रहे हैं, या फिर इनके कुछ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर तो नहीं कर रहे हैं, जो कि जिसको हम ऑपरेटर कह सकते हैं,
यहाँ पे देखने को आई जो इनमें क्या था, ये कौन कर रहा है, ये बड़े ट्रेडर हैं। जो बड़े ट्रेडर हैं उनका काम है इस तरह के ट्रेडिंग करना, और सेम डे के ट्रेडिंग करते हैं, सेम डे में निकल जाते हैं। यदि उनकी पोजीशन को आप देखेंगे तो सेम डे में सेम पोजीशन पे निकलती है। यदि हम कृति का देखें तो कृति प्राइवेट लिमिटेड ने रीति रीति प्राइवेट लिमिटेड ने क्या किया, 50 लाख को सेल किया और 47 लाख को बेचा। मतलब समझ में आई कुछ बातें, अर्थात इन्होंने 3 लाख शेयर अपने पास से और बेचा। इसका मतलब है जो इन्होंने अपने पास कुछ पोजीशन को होल्ड करके रखा होगा। जो हम चार्ट में यहाँ देख रहे थे रिसेंटली, हम आप एक समय सामने लेते हैं, चार्ट पे अभी फिलहाल हम देख रहे थे ना, कुछ रिवर्सल था। चार्ट पे रिवर्सल कहाँ देख रहे थे, पिछले 5 दिन के डेटा हमने देखा कि यहाँ पे चार्ट में आके रिवर्सल हुआ। कब हुई रिवर्सल, तो आती है नियरली कह सकते हैं कि इनको 8 तारीख के आसपास रिवर्सल हुआ था। और 8 सितंबर कहाँ थी, ये हम 12 सितंबर के आसपास हैं, और ये है 8 सितंबर का डेटा सेट। इस 11 सितंबर के आसपास का डेटा है, एक महीने का डेटा मार गया, 8 सितंबर के डेटा पर चले तो क्या मिलती है, 8 सितंबर का डेटा है 6 8, ये 9 का डेटा, 8 का कोई डेटा ही नहीं है। और यहाँ कहता है कि 8 का डेटा था क्या, ये 6 तारीख का डेटा था। ठीक है, हम 6 तारीख के डेटा की तरफ चलेंगे तो 6 तारीख के डेटा में क्या हुआ, देखिए मार्केट ने क्या किया, ऊंचाइयों पे चलने के लिए तैयार हुआ, यहाँ पे ऊंचाइयों पे चलने के लिए तैयार हुआ। और समझ में ये आई तो यहाँ पे क्या किया, जो कौन थे ऑपरेटर ने क्या किया, यहाँ पे बिकवाली किया। देखिए एक ऑपरेटर, इनका नाम हमने रट लिया है। अब ये जितने शेयर लेते हैं ना उतने शेयर को हटाते हैं, जितने बाई करेंगे उतने शेयर को हटा करके इनका सेम टाइम का सेम डे का परसेंटेज पे निकालना है। उनको काम है मार्केट में बस वॉल्यूम को बढ़ाना, इंक्रीज और डिक्रीज करना। एक ये दूसरे प्रमोटर जो दूसरे हैं ट्रेडर, उनका काम था जो 3 लाख शेयर एक्स्ट्रा बेचना, यहाँ पे खरीदना कम बेचना 3 लाख से ज़्यादा। और इससे पहले भी देखा गया कि इनके पास और पोजीशन था। कब था, इससे पहले भी उन्होंने लिया था, फिर देखिए इससे पहले भी उन्होंने 75 लाख शेयर को डील किया था। और कब किया था, 26 अगस्त को। इससे पहले देखिए 77 लाख शेयर सेल करता है, 75 लाख शेयर लेता है। मतलब कुछ तो है इनके पास, कुछ तो था, समझ में कुछ तो आई कि उन्होंने सेल किया है, कितने पे, सेम प्राइस पे लिया है, सेम प्राइस पे सेल किया। मतलब कुछ तो उन्होंने क्या किया, एक्स्ट्रा बेचा है, अर्थात इनके पास कुछ और पोजीशन होगी पहले से। यहाँ भी देखिए सेल करती है कितना, यहाँ पे सेल उन्होंने कम किया, उन्होंने खरीदा ज़्यादा, ये समझ में आई। अर्थात ये कुछ बड़े जो निवेशक हैं ना, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो ऑपरेटर जिसको कहते हैं बेसिकली आमतौर के भाषा में, वो बड़े ट्रेड लेते हैं और निकलते हैं। प्रोमोटर में क्या निकल के आई, प्रोमोटर में निकल के आई कैदर मल्स, सुशांति लाल बंसा। और ये शायद इंडियन कंपनी है, डोमेस्टिक इंटरनेशनल कंपनी था, क्योंकि इसका नाम तो हमने देखा कि अच्छा वो तो इंटरनेशनल कंपनी के नाम के तौर पर था, देखने को मिलता था। लेकिन ये नाम तो निकलता है जो कि कहते हैं इंडियन नाम के हिसाब से, बैंगडा करके कुछ नाम है, शंकर लाल बैंगडा, पता नहीं जो भी हो, जो इनके प्रमोटर्स ग्रुप्स के रिलेटेड लिंक करता है। अब कोई DI नहीं है, कोई FI नहीं, 49% के आसपास कौन है, पब्लिक की होल्डिंग है। पब्लिक की होल्डिंग में क्या हुआ, लगातार देखिए निवेशक की तादाद क्या हुआ, जहाँ निवेशक 2-2.5 लाख के आसपास हुआ करते थे, आजकल 4 लाख के आसपास पहुँच चुके हैं। इसीलिए मार्केट ने, हम यहाँ पे देखा ना, मार्केट में जो लगातार ये जो चार्ट आप पी रेशियो देख रहे हैं, पी रेशियो क्या है, ये वो भीड़ का आकलन देता है जो करंट प्राइस के बेसिस पे EPS से हम डिवाइड कर देते हैं, यही पी रेशियो निकल के आती है। ये हमने समझने का प्रयास किया, आज चलते समझने का प्रयास करते हैं निवेशकों को मिला क्या इस कंपनी से। जो निवेशक हैं उनको पिछले कुछ सालों में 6 महीने में तो 97% के उछाल दिया, एक साल में करीब 170% के उछाल दिया, और पिछले 5 सालों के डेटा भी करीब अच्छी खासी बुलिश के साथ। देखिए मैंने कहा ना कहीं ना कहीं कुछ ब्रेकआउट किया होगा। इसकी ब्रेकआउट का टाइम फ्रेम क्या था, ये देखिए यस टाइम के आसपास उन्होंने ब्रेकआउट लिया, इनकी सपोर्टिंग थी पहले टाइम, इन्होंने कब की ब्रेकआउट पर तोड़ी, टाइम के हिसाब से देखा जाए तो। और इन्होंने रिसेंटली क्या किया, तोड़ा। इनके पहले वाली थी कहाँ की, 2022 की रिकॉर्ड थी, उसको कब किया, 24 में तोड़ दिया। 24 के रिकॉर्ड पर उन्होंने जुलाई के डेटा तोड़ और फिर दोबारा उछल गई। इसको कहते हैं ब्रेकआउट स्टॉक, जहाँ पे स्विंग वाली पोजीशन बनती है और वहाँ से एक लंबी रैली भी बन जाती है, कई बार देखा होगा आपने। तो आज के स्टॉक लर्निंग में यही समझने का प्रयास किया, आते हैं गोल्डन रूल क्या कहता है मार्केट को लेकर के, समझने की प्रयास करते हैं।
देखिए दोस्तों, गोल्डन रूल ये कहता है मार्केट को लेकर कि कभी भी किसी सिचुएशन से हो, एक ही चीज़ को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जो हमारी आपकी रिस्क है। और रिस्क क्या कहता है, आपकी रिस्क कितनी परसेंट की आपकी रिस्क है। आपकी रिस्क उस लेवल से होना चाहिए जो आपकी बजटिंग का है, जो आपकी प्लानिंग के अंदर है, जो आपकी क्या है, आपके अंदर की है, और उसमें आपकी ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन कितनी है। और इसमें आप 50%, 60%, 80% का एक्सपेक्टेशन के आसपास यदि नहीं भी पहुंचती है कई बार, तो आपको एक्सपेक्टेशन के आसपास यदि पहुंच जाए, तब वहाँ से क्या करना चाहिए, कट मारना चाहिए। और आपको ज़्यादा पसंद हो कोई भी स्टॉक, दोबारा एंटर करना चाहिए, और दोबारा वहाँ से यदि भागती है तो फिर उसमें देखना चाहिए। और एसएल को हमेशा माइंड में रखना ही चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं, तो इन दोनों को, इसको कहते हैं गोल्डन। मार्केट में ये नहीं देखना चाहिए अच्छा हमारे पोर्टफोलियो में तो चल रहा था, फिर कल के कल वो गिरना चालू हुआ तो आपकी प्रॉफिट ना हाथ आएगी। वही क्या बात निकल के आती है, तो प्रॉफिट हमारे हाथ नहीं आएगी। वो क्या होगा, इस टाइम पे जिन्होंने लिया उनके हाथ में क्या मिला, तो लगातार सेंटिमेंटल गिरता गया, क्योंकि वहाँ पे डिस्काउंट लेके बैठे हुए थे, सबके सब डिस्काउंट पे सेल करने के लिए तैयार थे। ये डिस्काउंटेड सेल की बात होती है। इसलिए ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए कि ट्रेंड किस दिशा में ले जाना चाहता है। ट्रेंड क्या हायर साइड लेना चाहता है, ट्रेंड क्या लोअर साइड ले जाना चाहता है, या कुछ और इनका संकेत देता नजर आता है। आज की स्टॉक लर्निंग हम यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट लर्निंग के साथ मिलते हैं दोबारा। दोस्तों, कोई भी ट्रेडर्स की बात, कोई भी इन्वेस्ट एडवाइजर की बात किसी स्टॉक को लेकर नहीं करते। ऑनली ऑन यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब और ज्वाइन भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक लगाव है बेटर लर्निंग और अवेयरनेस एजुकेशन की पार्ट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग यार दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।